अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता कराची के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं 99 न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, कहना बड़े अफसोस से पड़ेगा कि कराची के ऊपर एक से एक मुसीबत आई जा रही है। पहले कोरोना था, फिर सैलाब हुआ और अब जो है ये बदकिस्मती हमारी कि हम डेंगू के शिकार होते चले जा रहे हैं। हमारी आवाम को कहीं पर भी सहूलियात कुछ भी मुयसर नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें जो है एक मुनासिब सी आगाही तक फराहम नहीं की जाती है। और यही वजूहत है कि जो है हम बीमारियों में मुब्तला होए चले जा रहे हैं। डेंगू मर्ज आजकल इतना फैला जा रहा है। पहले तो कोरोना था, कोरोना की वैक्सीनेशन आ गई। कोरोना से जब हमने निजात पा ली, पूरी तरह से तो नहीं पाई है, लेकिन किसी हद तक हमने जब निजात पा ली तो अब हम लोग जो हैं डेंगू के शिकार होते जा रहे हैं। वजूहत वही, मुनासिब आगाही नहीं है, तदाबीर, एहतियाती तदाबीर नहीं है। तो इसी मुनासिब आगाही को लोगों तक पहुँचाने के लिए आज हमने जो है डॉक्टर सैयद अली फरहान जैदी को हमने आज मुंतखब किया है अपने प्रोग्राम में। क्या डेंगू के हवाले से उनसे बात रहेगी, क्या गुफ्तगू रहेगी, क्या क्या मालूमात वो अपने मैसेज के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए आवाम तक पहुँचाएंगे। आइए ज़रा जानते हैं उनकी ज़बान। डॉक्टर फरहान जैदी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। आप इतना बिजी होते हैं, लेकिन आज आपने आवाम के लिए जो एक एक्शन लिया है कि नहीं, उन तक आगाही पहुँचानी है, क्योंकि हमारी जो मासूम सी आवाम है उन्हें कुछ शऊर नहीं होता कि किस तरह से उन्हें अगर कोई बीमारी का वो शिकार हो जाते हैं तो किस तरह से उस बीमारी को हैंडल करना चाहिए। और जैसे कि आप तो बेहतर ही जानते होंगे कि डेंगू वायरस जो फैलता जा रहा है, लेकिन लोगों के पास मुनासिब आगाही नहीं है। तो उसके लिए आज आपने वक्त हमें दिया है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके। डॉक्टर साहब, बढ़ते सवालात की तरफ डॉक्टर साहब, अभी जो ये फैला हुआ है डेंगू, तो बेसिकली व्हाट इज़ डेंगू फीवर? डेंगू फीवर है क्या? अच्छा, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी और मुझे लोगों के लिए डेंगू के हवाले से मालूमात फराहम करने का मौका फराहम किया। पहले तो डेंगू फीवर से पहले हमें थोड़ा सा डेंगू वायरस को समझना पड़ेगा, बिकॉज़ इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट वायरस। कि डेंगू वायरस है क्या? डेंगू वायरस जो है एक्चुअली एक RNA सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है, यानी इसकी जो साख्त है उसमें एक धागे की नुमा का है। बकिया वायरसेस जो होते हैं ज़्यादातर देखे गए वो DNA किस्म के वायरसेस होते हैं, DNA वायरस होते हैं जो एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड। तो ये वायरस एक्चुअली हाउ इज़ इट डिफरेंट कि ये ज़्यादा वायरुलेंट है, ज़्यादा खतरनाक है वायरस। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अपने आप को रेप्लिकेट, म्यूटेट बहुत जल्दी और बहुत आसानी और बहुत तेज़ी से के साथ करता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक किस्म का वायरस है। अच्छा, अब ये जो वायरस है एक्चुअली दिस इज़ आर्थ्रोपोड बॉर्न। आर्थ्रोपोड बॉर्न का मतलब ये कि कोई भी वायरस जो है ना, उसको कोई किसी किस्म की राइट, कोई किसी किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को ट्रांसमिट कर सके। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या करता है कि ये मॉस्किटो का सहारा लेता है, विच इज़ एक्चुअली एडीज़ मॉस्किटो। याद रहे कि ये मॉस्किटो वही मॉस्किटो है जो कि चिकनगुनिया कराता है। Really? Exactly. So सेम मॉस्किटो है जो कि जिससे चिकनगुनिया भी हो सकता है और यही मॉस्किटो से आपको डेंगू भी होता है। तो ये मॉस्किटो का सहारा लेता है और एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये बात हुई कि एक इंसान को अगर किसी डेंगू यानी एडीज मॉस्किटो ने काटा है और उसके अंदर डेंगू वायरस जो है ट्रांसमिट हो गया, तो इसका मतलब है बहुत जल्द से जल्द उसको जो अलामात सामने आती है वो 4 दिन और देखा गया है मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर अंदर देखा गया है कि अलामात उसको सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन उन अलामात को डॉक्टर साहब लोग जो है वो आम बुखार में ले जाते हैं और किसी भी करीब की क्लिनिक पे चले जाते हैं, एंटीबायोटिक ले ली या कुछ ऐसे ले ली, उनको पहचान नहीं होती। तो अगर पता चले कि डेंगू जानना है कि है या नहीं, तो क्या करना चाहिए? पहला इकदाम ही क्या होना चाहिए? अच्छा, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो फीवर है एक्चुअली वेरी डिफरेंट, वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अ वायरल और अदर वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया इन्फेक्शंस। अच्छा, इसका जो जैसे मच्छर ने काटा, मैंने आपको बोला 4 दिन से 14 दिन का टाइम फ्रेम है कि आपको वो अलामात जाहिर होना शुरू होती है। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, दे रिमेन टू बी एसिम्प्टोमेटिक, यानी अगर आपको रिसेंटली कभी पास में इन्फेक्शन हुआ है सो हो सकता है आप जो है आपको कोई सिम्टम्स किसी तरह के अलामात जाहिर ही ना हो और मे भी हो सकता है थोड़ी बहुत जो है वो छोटे दाने और धब्बे आपको चेहरे पे आए, हो सकता है वो भी ना है। सो हो सकता है आप एसिम्प्टोमेटिक रहे। अच्छा, कभी कभी क्या होती है, कुछ पेशेंट्स में कंडीशन बहुत ड्रामेटिक हो जाती है। क्या होती है कि फीवर आता है, फीवर क्या होता है, इट्स लाइक सडन ऑनसेट, एकदम से आ जाने वाला बुखार और इतनी शिद्दत पकड़ता है, लाइक 104 और 105 तक का बुखार चला जाता है, सर्दी लगती है, कपकपी लगती है रात में स्पेशली। इसके साथ साथ क्या होता है, जोड़ों में जिस्म के और स्पेशली बैक का स्पाइन का बहुत बेइंतहा तकलीफ होती है, इसीलिए इसको ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है।
अच्छा, इसका जो आपने बात की कि फीवर के हवाले से, तो हम एज बीइंग डॉक्टर्स हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? इसका एक खास किस्म का फीवर होता है, लाइक फीवर स्पाइक क्रिएट करता है और एकदम से बीच में आके एकदम से किसी एक दिन ड्रॉप करता है। तो फीवर एबेट्स फॉर अबाउट 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए जो पेशेंट होता है फीवर फ्री हो जाता है और यहाँ पेशेंट को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो गया, या एंटीबायोटिक लगा के आए तो बोलेंगे मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद 24 घंटे के बाद दोबारा एकदम से दोबारा बढ़ना शुरू होता है। तो इस किस्म का फीवर को बाईफेजिक या सैडल बैक फीवर कहा जाता है। ये स्पेशली ये जो किस्म का फीवर है ये डेंगू में आता है। इसके अलावा क्या होता है, खारिश के धब्बे आते हैं मुंह पे। इसके अलावा क्या होता है, छाती पे आना शुरू होता है स्पेशली। और इसके जो रैशेस होते हैं इसमें जो हाथों की हथेलियां होती हैं और पैरों के तलवे ये बचे रहते हैं। ऐसा ही एग्जैक्टली। क्योंकि मैं बोल रही थी ना, जब अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी कि मेरी फैमिली में भी ये मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की, और अगर तीनों को हुआ है तो तीनों के अलग अलग सिम्टम्स है। किसी के रैशेस हुए, किसी के नहीं हुए। तो हम लोग तो खुद इन दी बिगिनिंग हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि बाकी में क्या हो रहा है। बाकी सिम्टम्स सारे इसके अदर वायरसेस के साथ मैच करते हैं, लाइक उल्टी, मतली, इवन लूज मोशंस होते हैं। कभी कुछ पेशेंट्स जो है वो खांसी नजले के साथ भी इसमें आते हैं, बिकॉज इसकी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन है कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो जाएगा मरीज, प्लूरल इफ्यूजन यानी छाती में आप समझे फेफड़ों में पानी भर जाना एंड ऑल दैट, वो कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो फील्ड होती है बहुत ही मुश्किल फील्ड होती है, पता नहीं कितने तरीके के आप केसेस देख रहे होते हैं। अगर मैं बात करूं डेंगू वायरस की, तो रोजाना में कितने केसेस आप लोग फेस कर रहे हो? अच्छा, एक्चुअली इतने डेफिनेटली जितने दूसरे आजकल देखा जाए जितने वायरसेस आ रहे हैं, इवन खांसी नजले के मरीज भी उतने ही हिसाब से आ रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के भी उतने ही आ रहे हैं जितने डेंगू के आ रहे हैं। बट एक चीज़ की जाहिर है कि वो एक चीज़ सामने आ गई है, नज़रों में आ गई है, और पहले अभी इतना नहीं था। और जैसे कि बात की जाए सर्दियों में बहुत सीरियस गुफ्तगू चल रही है डॉक्टर साहब, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी कि डेंगू वायरस अभी फैशन में है। ऐसा ही है, क्योंकि हर दूसरा मरीज आ रहा होता है, क्या होता है, बुखार होता है, फिर 3 से 4 दिन के बाद पता चलता है कि एक्चुअली क्या होता है, होता तो साल भर के टाइम फ्रेम में, यानी इसके केसेस जो होते हैं, इसकी जो प्रेवलेंस है इट्स एक्चुअली वेरी हाई। यानी पूरी अगर देखा जाए दुनिया में 400 मिलियन लोग जो होते हैं एक साल में इफेक्ट होते हैं, जिसके अंदर 40,000 की दे डाई बिकॉज ऑफ डेंगू। लेकिन ये सर्दियों में ये जो सीजनल वेरिएशन आती है, इतना खतरनाक होता है, इतना पीक पे जा सकता है कि इससे अमवात भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखिए, अगर वैसे तो उसका मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि आपने अमवात की बात की, उसकी जो रेशियो है वो बहुत कम है, लाइक 2 to 10% लोगों की डेथ होती है। लेकिन इफ अगर कोई पेशेंट है वो ही और शी लेफ्ट अनट्रीटेड, यानी मर्ज की तशखीस नहीं हुई टाइम पे, इलाज नहीं हुआ, आपने सपोर्टिव थेरेपी नहीं दिया, तो इसका मतलब ऐसे लोगों की डेथ जो है वो जाती है, मे बी वो भी परसेंट 20 to 40% तक ऊपर तक जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर अभी डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है कि केसेस सुनने में आ रहे हैं कि हम यहाँ से आए हैं, यहाँ रहते हैं, इस वजह से हो गया, ये हो गया? अच्छा, देखिए, एक तो कहा जाता है कि ज़्यादा जो है टेम्परेट गर्म इलाके, टेम्परेट रीजन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़, यानी बात करें जो साहिल समंदर से कनेक्टेड है, इसके अलावा जहाँ पहाड़ और इसके अलावा दरख्त वगैरह है, इन जगहों पे डेंगू ज़्यादा कॉमन है। लाइक हमारे यहाँ जैसे मिडिल ईस्ट में, एशिया, अफ्रीका, तो यहाँ बहुत कॉमन होता है डेंगू। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि अगर डेंगू मच्छर हमें काट लेता है, किसी इंसान को काट लेता है, और वो अगर डेंगू इफेक्टेड हो जाता है, तो उससे अगर कोई आम मच्छर काटे और वो दूसरे इंसान को काट ले तो उससे भी स्प्रेड हो सकता है? नहीं, एक्चुअली ये मिथ है। डेंगू का जो वेक्टर है वो एडीज मॉस्किटो ही है। तो इट हैज़ टू बी लाइक कि आप अगर किसी को खुदा न खास्ता डेंगू हुआ है तो एडीज मॉस्किटो ही उसको काटेगा और वो आगे जाके जो है इन्फेक्शन को मजीद जो लोगों को ट्रांसमिट करेगा। ये सिर्फ अफवाह है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि अमूमन ऐसा होता है कि मतलब हम सिंपल ले रहे होते हैं हर एक चीज़ को, लाइक मलेरिया को भी स्टार्टिंग में हम लोग नहीं सोच रहे होते हैं कि शायद है अभी ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन का बुखार है, लेकिन वो जब सीरियस होती है कंडीशन तब पता चलता है। तो मेरा सवाल ये है कि डेंगू ज़्यादा खतरनाक है या मलेरिया ज़्यादा खतरनाक है? देखिए, खतरनाक कोई भी मर्ज हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है, हमारी सोसाइटी में अगर हल्का बुखार आया है, बुखार ज़रा सा शिद्दत इख्तियार करेगा, आप डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, बराबर में एक जीपी की क्लिनिक खुली हुई है, आप वहाँ जाएंगे, वो आईवी लगा देगा, जो दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, एक एंटीबायोटिक लगा दिया। तो हमारी नेशनल गोली जो है पैनाडोल है, या पैनाडोल खा लिया, आपने जरूरत महसूस नहीं की, आप किसी डॉक्टर से जो है जाके मर्ज अपने आप को चेक करा ले। मे भी हो सकता है कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, लाइक डेंगू आजकल चल रहा है, मलेरिया बहुत कॉमन चल रहा है, तो आप सोचती नहीं इन चीज़ों में। तो आपको जो चीज़ है ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द सोसाइटी, बिकॉज आपको अगर ऐसा कोई बुखार है विच हैज़ गॉट सर्टेन रेड फ्लैग्स, यानी अगर आपको बुखार जिसकी नौयत थोड़ा सा डिफरेंट है from normal viral infections, so you have to you have to go to clinic। आप किसी डॉक्टर को जाके दिखाएं जरूर, ताकि आपकी मर्ज की तशखीस टाइम पे हो सके, ताकि आपका बर वक्त इलाज हो।
सही। और कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डेंगू में प्लेटलेट्स का कम हो जाना और फिर कम हो जाना, फिर ये ऐसा क्यों होता है? अच्छा देखिए, पहले तो इसकी थोड़ी सी हमें पैथोफिजियोलॉजी, हमारी मेडिकल की ज़बान में कहा जाता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंगू के एक्चुअली 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज जो कहलाता है उसको कहते हैं प्रोडोमल फेज, यानी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, हो सकता है इंसान को बुखार ना आए, हो सकता है एसिम्प्टोमेटिक उस टाइम पे। दूसरा जो फेज होता है उसे कहते हैं डेंगू फीवर सिंड्रोम, जिसमें बुखार आता है, वो 2 से 7 दिन तक रहता है। अच्छा, अब इस टाइम पे हमारे यहाँ जैसे हमारी सोसाइटी में बोला कि जी बुखार में आपने क्या एंटी एलर्जिक खा ली, एक पैराडोल खा ली, ब्रूफिन की गोलियां खा ली, विदाउट चेकिंग योरसेल्फ, प्रिकॉशंस के बगैर। एग्जैक्टली। अच्छा, अब क्या हुआ कि अब ये डेंगू फीवर सिंड्रोम जो है वो आगे बढ़ा और इसने क्या किया, डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम में चला गया। यानी ये चीज़, ये जो सिवियरिटी थी, ये बढ़ती चली गई और बीमारी कुछ थी वो कुछ से कुछ तक होती चली गई। अब ये क्या करेगा, मजीद कॉम्प्लिकेशंस करेगा। होता क्या है कि जो आपकी रगों में खून दौड़ रहा है, तो रगें कमज़ोर हो जाती है बाय द टाइम। तो रगें कमज़ोर हो जाती है तो प्लाज्मा सारा बाहर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब प्लाज्मा बाहर आएगा तो बंदा डिहाइड्रेट होगा, ठीक है ना, यानी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि हेमरेज, जब जाहिर है आपकी रगें जो है वो कमज़ोर हो गई, हेमरेज होना शुरू होगी, जिसमें आप बोलते हैं आंखों में ब्लीडिंग आ रही है, नाक से ब्लीड आ रहा है, मुंह से, पखाने के रास्ते जो है, ठीक है, पेशाब में खून आ रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट जगहों से खून आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं प्लेटलेट डिसफंक्शन, जैसे कि आपने बात की, जैसे कि आपने सुना होगा कि खून का गाढ़ा हो जाना। तो अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है कि जब खून पतला होता है तो उसके बचाव के लिए खून को गाढ़ा, जैसे कि आप गौर करें, खून को गाढ़ा होना जरूरी होता है, तो वहाँ प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं। जैसे अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो फौरन वहाँ प्लेटलेट्स पहुंच जाते हैं, वहाँ डिपॉजिट होते हैं और वहाँ आपका खून जो होता है वह पपड़ी बन जाती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही प्लेटलेट्स उस जगह पे जहाँ से हेमरेज होती है वहाँ प्लेटलेट पहुंच जाते हैं। और प्लेटलेट जब वहाँ पहुंच जाते हैं, प्लेटलेट बहुत ज़्यादा ओवर यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। जब प्लेटलेट्स ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाएंगे तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो दिस इज द मेन रीजन कि प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाता है। तो क्यों नहीं इतनी जब नॉलेज हम लोग दे रहे होते हैं आवाम को, तो क्यों नहीं उनको समझ में आता? मैं कहूँगी आप ऐसी कोई एहतियाती तदाबीर उन तक लोगों तक पहुँचाएं कि उनको एग्जैक्टली फ़ौरन से उनको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ है, हमें इस चीज़ के लिए गली कोनों मोहल्लों के डॉक्टर्स के पास नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा आपको मैं बताऊँ कि अगर हमारी सोसाइटी में एक माइंडसेट है कि अगर 1000-1500 रुपये कोई डॉक्टर ले रहा होगा तो वो उसके पास नहीं जाएंगे, दे प्रेफर के 50 और 100 रुपये वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये एक तो माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और गली मोहल्ले के जैसे आपने बात की, डॉक्टर्स को ना दिखाएं, बिकॉज क्या होता है वो अपडेटेड नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू रीसेंट गाइडलाइंस, हमें नहीं पता होता। और इवन मैंने ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है कि विदाउट गेटिंग द MPICD डन, और वो उसको मलेरिया की दवाइयाँ दे देते हैं बुखार में, तो बगैर चेक भी नहीं कराएंगे और मलेरिया की दवाइयाँ, मलेरिया की गोलियां दे देते हैं। मैंने बहुत देखा है ऐसे जीपीस को। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से टेस्ट अगर हमें पता चले कि हमें डेंगू का करवाना है तो कौन से टेस्ट करवाने हैं? अच्छा, टेस्ट से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं क्लिनिक्स पे। पहले तो मैंने आपको बताया बुखार की नौइयत, जैसे बाईफेजिक पैटर्न आना और जाने वाला बुखार। दूसरा आपको मैंने बताया जिसम पे खारिश के धब्बे होना, धदोड़े पड़ना, स्पेशली बड़े बड़े धदोड़े पड़ना। तो ये हम यहाँ सस्पेक्ट करने लगते हैं कि अगर डेंगू है तो हम क्या करते हैं, हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है क्या कि हम एक टॉर्निक्वेट टेस्ट करते हैं। टॉर्निक्वेट टेस्ट क्या होता है कि लेट्स से एक ब्लड प्रेशर का आपने कफ लिया और वो कफ आपने पेशेंट के आपने उस पर आर्म पे बांधा और उसके बाद हम उसको इन्फ्लेट करते हैं। और जब इन्फ्लेट करके हम देखते हैं कि अगर धदोड़े पड़े हैं तो यानी 5 मिनट के लिए हम इन्फ्लेट करके रख देते हैं, और अगर धदोड़े उस जगह पे पड़ गए हैं तो इसका मतलब वी सस्पेक्ट स्ट्रांगली कि दिस इज अ केस ऑफ डेंगू। अच्छा, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट। अब ये लोग क्लिनिक्स पे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब हम सस्पेक्ट करते हैं तो फिर हम प्रेफर करते हैं कि एडवाइस के हमने सर्टेन टेस्ट कराते हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेंगू IgM और DNS1 एंटीजन। अच्छा, इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं आपको बताऊं कि अगर बुखार यानी सिम्टम्स आए हैं और 1 हफ्ते के अंदर का टाइम फ्रेम है मरीज, तो DNS1 एंटीजन इज द प्रेफर्ड चॉइस, यानी DNS1 एंटीजन कराएं। और अगर 1 हफ्ता गुजर गया है कि आगे अलामात को 1 हफ्ता गुजर गया है तो डेंगू IgM इज द प्रेफर्ड टेस्ट। इसके अलावा जैसे CBC कराते हैं, आपको खून की कमी मिलती है, आपको सफ़ेद खलिए यानी TLC काउंट पहले ज़्यादा मिलता है फिर कम मिलता है। इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स की अभी बात की, प्लेटलेट्स कम मिल रहे होते हैं, तो हम लोग हम कंफर्म्ड हो जाता है हमारा कि डायग्नोसिस दिस इज डेंगू। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम इस बीमारी देने वाली तो ज़ात तो अलग ही है, शिफा देने वाली ज़ात भी वही है, अगर हम बचना चाहें तो आप क्या जो है हमारी आवाम को थोड़ी सी गाइडलाइन देना चाहेंगे, किस तरह से हम बचाव कर सकते हैं? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं होती, खुले घर होते हैं, बैठ रहे होते हैं और वो पता नहीं होता एहतियाती तदाबीर। हाँ, क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं इसमें 2 चीज़ें अलग अलग करके बात करूँगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेट्स से फ़र्ज़ करें हमारे घर में किसी को डेंगू है, ठीक है, फ़र्ज़ करें
तो अब डेंगू का जो मरीज़ है उसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उसको सबसे पहले तो उसको आइसोलेट कर दें, कोशिश करके उसको आइसोलेट करें। स्पेशली अगर घर में हामला ख़वातीन हैं, बच्चे हैं और बूढ़े अफराद जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की कोमॉर्बिड हैं यानी बीमारियां हैं, तो हमें उनसे बचाओ, उनसे दूर रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करें, एक तो कॉमन चीज़ है कि आपने अपने सोते वक्त आपने बेड के अतराफ जो है आपने नेटिंग कर ली, ठीक है। दूसरा, आपके जो खिड़कियां दरवाजे हैं उसमें प्रॉपर नेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि आपने जैसे घर में आपकी हमारी मासियाँ होती हैं, मेड्स होती हैं, वो मॉपिंग करती हैं, पोछा लगाती हैं, तो आपने क्या किया, एक बाल्टी ली, बाल्टी में तकरीबन आप समझे 1 गैलन पानी होता है, एक जो पोछे में वो लेते हैं, तो वो 4.5 लीटर 5 लीटर के अराउंड पानी होता है। अगर आप परमिथ्रिन का आपको स्प्रेज मिल जाते हैं, तो परमिथ्रिन का सोल्यूशन आता है, तो परमिथ्रिन का सोल्यूशन 1 आउंस आपने एक बाल्टी में आपने डाल दिया। अच्छा, उससे आपने जो आपकी मेड है उससे कहें, उससे मॉपिंग कर दे, उससे पोछा लगा दे घर के अंदर। एक तो ये बहुत अच्छा मेजर है। दूसरा, परमिथ्रिन के स्प्रेज भी आते हैं, परमिथ्रिन के स्प्रे आपने नेटिंग के ऊपर, इसके अलावा बाहर जो आपकी खिड़की दरवाजे हैं उसके अंदर ऊपर अगर आप स्प्रेज कर दें तो मच्छर कम से कम आएंगे, एंटर नहीं होंगे, ठीक है। ये रेपेलेंट्स है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ आप क्या करें, जब बाहर जाते हैं स्पेशली, तो बाहर जाते हैं तो स्पेशली ये कि ये मगरिब और ये फजर का टाइम आप कोशिश करके आप खिड़की दरवाजे बंद रखें और बाहर मत जाएं। दूसरा, अगर आप जा रहे हैं तो आप फुल स्लीव्स पहने, ठीक है, फुल स्लीव्स। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, परफ्यूम्स और जो कोलोन्स और परफ्यूम्स होते हैं वो उनका इस्तेमाल ना करें। वाई? बिकॉज दे अट्रैक्ट मॉस्किटोज टुवर्ड्स यू। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा जब हम लोग बाहर जाते हैं या आप जाहिर है कि जब आपका स्लीप टाइम होता है तो हम क्या करें, मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। मॉस्किटो रेपेलेंट्स में हम देख लें, स्पेशली जो मॉस्किटो रेपेलेंट है उसके अंदर DEET यानी डाई इथाइल मेटाटोलोमाइड, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन इट हैज़ टू बी लाइक 95% होना चाहिए फॉर एडल्ट्स यानी बड़ी उम्र के अफराद, और जो बच्चे हैं उनके लिए इट हैज़ टू बी लाइक 35% होना चाहिए। और जो रेपेलेंट आप इस्तेमाल करते हैं उसका काम 6 से आपका 10 घंटे तक आपको मॉस्किटो से बचाता है। अच्छा, एक तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर किसी को डेंगू का बुखार आता है, अलामात वगैरह तो हमने डिस्कस करी है कि अलामात क्या है। बुखार आएगा तो पैनाडोल का इस्तेमाल करें प्लीज़, खुदारा ब्रूफिन या ये जो सिनफ्लेक्स, नेप्रोक्सेन सोडियम, वोल्ट्रॉल, वॉरेन, इनका इस्तेमाल ना करें। NSAIDs आर स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शंस, आपको ना इस्तेमाल करें। आप पैनाडोल का इस्तेमाल करें, और पैनाडोल 8 घंटे पे नहीं होता बुखार, 6 घंटे पे तब भी नहीं होता, 4 घंटे पे आप पैनाडोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक फॉलिक एसिड की गोली हम रेकमेंड करते हैं। जिंक लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सजेशन है कि आपका जो पीरियड ऑफ इलनेस है उसको ये थेरेपीज जो है कम से कम तक कर देती है। और प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। आपने भी बात की पीरियड ऑफ इलनेस, तो मैं एक और सवाल आ रहा है मेरे जहन में डॉक्टर साहब, तो ये जो डेंगू वायरस हो जाता है तो इसमें रिकवरी में कितना टाइम लगता है ओवरऑल? अच्छा, देखा गया है कि जल्द से जल्द तकरीबन आप समझे हफ्ते से 2 हफ्ता, और कभी कभी ऐसे मरीज जिनको कोमॉर्ब्स होते हैं यानी सीरियस इलनेस होती है, एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, 6 महीने लग जाते हैं पेशेंट्स को रिकवरी में। एग्जैक्टली। और इसमें क्या ग़िज़ा क्या लेनी चाहिए? अच्छी, हम कहते हैं सॉफ्ट एंड न्यूट्रिशियस डाइट, यानी अच्छा घर का खाना, इसमें कोई किसी चीज़ की परहेज़ नहीं है। ऑयली या वगैरह, बस जाहिर है ऑयली खाना तो वैसे भी हम लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। सो अच्छा घर का खाना, ज़्यादा स्पाइसी ना हो, अच्छा घर का बना हुआ खाना, दैट्स इट, सॉफ्ट न्यूट्रिशियस डाइट। बट इसमें हम लोग वी डू रिकमेंड कि पानी की इंटेक क्वांटिटी इट हैज़ टू बी लाइक अच्छी खासा पानी का इंटेक होना चाहिए। आपका 15 से 20 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पेशेंट जो होता है वो डिहाइड्रेटेड होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है, जैसे कोरोना वायरस आया, उसकी वैक्सीनेशंस निकली, तो आप क्या समझते हैं कि अगर डेंगू है तो क्या ये ऐसा वायरस है, इसकी वैक्सीनेशंस होनी चाहिए? वैक्सीनेशन है और वैक्सीन इसकी आ चुकी है। 2016 में इसकी वैक्सीन आ गई थी, अप्रूव्ड भी हो गई है और वो इस्तेमाल भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में नहीं है। और एग्जैक्टली, और वो वैक्सीन 9 से जो है वो तकरीबन 45 साल का जो है उसमें जो अफराद हैं उनके लिए अप्रूव हुई है, और सिर्फ इंडेमिक एरियाज जहाँ पे डेंगू कॉमन है, और इसके अलावा जिनको अपनी लाइफ में डेंगू हो चुका है उनके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी तक ट्रायल नहीं हुआ। ऐसा है कि अगर एक दफा वैक्सीनेट करवा लेते तो दोबारा डेंगू होने के चांसेस हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेंगू से आपको एक सीरोटाइप ने आपको इन्फेक्ट किया है तो आपको जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। यस, बिल्कुल हो सकता है आपको। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर फरहान, इसमें डेंगू में जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो कब कब हमें जो है टेस्ट करवाना चाहिए, कब कब रिपीट करवाना चाहिए कि हमें पता चले कि ये हो रहा है, अब ये रिजल्ट है, अब ये रिजल्ट है? ठीक है। अच्छा, एक तो प्लेटलेट्स आप रिपीट कराएंगे जो आपको ऑन डायग्नोसिस आपका प्लेटलेट होगा।
आइडियल सिनेरियो में जो कहा जाता है, जो गाइडलाइंस कहती हैं वो 12 घंटे पे कहती हैं कि आइडियल, इन आइडियल सिनेरियो 12 इट शुड बी रिपीटेड 12 आवरली, लेकिन आप 12 एटलीस्ट 24 घंटे में ज़रूर एक दफ़ा प्लेटलेट्स रिपीट करा के देखें। नॉट द होल पूरा CBC कराने की ज़रूरत नहीं, प्लेटलेट्स करा के देखें कि इंक्लाइनिंग ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, आया सस्टेन कर रहे हैं उस लेवल पे। और अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होते हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादा एज मच एज 6 घंटे पे भी टेस्ट कराया जाता है, एवरी 6 आवर्स भी कराया जाता है, ताकि देख सकें कि मजीद कम हो रहे हैं, कितने कम हो रहे हैं। क्योंकि जब कम होते हैं तो वो बिल्कुल ही कम हुए चले जाते हैं अक्सर। तो इवन मेरे घर में भी जब हुआ था तो लास्ट जो है कुछ 10,000 रह गए थे, तो इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस। यहाँ पे एक सवाल करते हैं कि हर हमारे पास आते हैं पेशेंट्स और उनके स्पेशली उनके अटेंडेंट्स बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे आप प्लेटलेट्स की। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? एग्जैक्टली अच्छा, जो गाइडलाइंस कहती हैं वो कहती हैं 10,000 एंड बिलो दैट, 10,000 या उससे कम होंगे इफ द पेशेंट इज स्टेबल। अगर पेशेंट अनस्टेबल है या सर्टेन साइंस ऑफ वार्निंग है, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं, लेट्स से पेशेंट कहीं से ब्लीड कर रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, ठीक है, इंट्रैक्टेबल पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है बेइंतहा, ठीक है ना, और स्पेशली जो है ब्लीडिंग हो रही है, कहीं से एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हम 20,000 अराउंड 20,000 पे हम कंसिडर करते हैं। इफ द पेशेंट इज अनस्टेबल तो 20,000 पे कंसिडर किया जाता है। अच्छा डॉक्टर फरहान, मैं चाहूँगी जैसे कि आप अभी एक अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे साथ कर रहे हैं, अगर कोई आपसे मदद मांगना चाहता है या कोई ऐसा है आपसे रुजू करना चाहता है, तो आप, मैं चाहूँगी हमारे देखने वालों को आप हमारे चैनल के थ्रू बताएं कि वो कैसे आप तक जो है आ सकते हैं, किस तरह से आप अपनी क्लिनिक का एड्रेस हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, एक तो मैंने अपने बारे में नहीं बताया बिकॉज आई एम सीनियर रजिस्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली मेडिसिन ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। सो अगर कोई मुझे मॉर्निंग में मुझसे रुजू करना चाहता है तो मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे मैं ज़ियाउद्दीन में हमारा एक फैमिली मेडिसिन हेल्थ सेंटर है, गेट नंबर 6, मैं वहाँ आपको मिल सकता हूँ मॉर्निंग में बिटवीन 9:30 AM to 1:30 AM और 1:30 PM। एंड इसके अलावा मेरी शाम में प्राइवेट प्रैक्टिस है, ज़ाराज़ हेल्थ केयर, गुलशन ब्लॉक 2 में है ये, जिस बिहाइंड गुलशन जो इम्तियाज़ है गुलशन वाला, उसके जस्ट उसके बिहाइंड आपको एट मोती महल आप किसी से पूछ सकते हैं, एट नियर बसेरा अपार्टमेंट्स, इट्स ज़ाराज़ हेल्थ केयर। और यहाँ पे मेरी कंसल्टेशन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे है और 6 से और रात 10 बजे तक इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर फरहान, माशाल्लाह आप इतने यंग हैं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी थोड़ा सा पर्सनली, तो आपने ये डॉक्टर फील्ड ही क्यों सिलेक्ट की? बचपन पे, एक तो बचपन से शौक था बचपन में, एग्जैक्टली मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ वाले जो मेरे जो फ्रेंड्स होते थे वो जो है ना वो कोई डॉल ले रहा है और कोई इस तरह की चीज़ें जो है ख़रीद रहा है, कोई जो है अलग अलग किस्म के टॉयज़ ले रहा है, कोई रेसलिंग के टॉयज़ ले रहा है। मुझे शौक था कि लाइक वो स्टेथोस्कोप ले लिया और उसके अंदर सिरिंज है और वो वाली चीज़ें मुझे बहुत बहुत इंस्पायर करती थी। और इसके अलावा जो है वो मेरे बड़े भाई जो हैं ये वो भी डॉक्टर हैं, तो इंस्पिरेशन ऑब्वियसली घर से भी आती है डेफिनेटली, और लोगों की हेल्प करने का डेफिनेटली बहुत शौक था कि इट्स नॉट लाइक कि एवरी टाइम को पेशेंट आएगा तो वो पे ही करेगा तो मैं उसको देखूंगा, और जो पे करने वाला नहीं मैं उसको नहीं देखूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी इस क्लिनिक पे अगर कोई गरीब इंसान भी आता है और हमें कहता है मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रोफेशन मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं उसको ना कर दूँ। बहुत खूबसूरत बात आपने की, माशाल्लाह से आप इतने एक्टिव रहते हैं और जगह जगह काम कर रहे हैं और सोशल सर्विसेज भी आप दे रहे होते हैं, तो आप अपनी लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं? एक तो फैमिली मेडिसिन है, तो फैमिली मेडिसिन में बेसिकली वी डील विद द ओपीडीज बेसिकली, तो इन पेशेंट डीलिंग हमारी नहीं है, तो ऑब्वियसली जाहिर है सुबह हॉस्पिटल है, देन उसके बाद पे क्लिनिक्स हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं आपका मी टाइम और फैमिली टाइम निकल ही आता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, इंसान का माइंड भी फ्रेश रहना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली आपको एक छोटी नैप लेना या आपका रिकवरी टाइम बिल्कुल होना चाहिए टू यू नो टू गेट बैक इनटू द नॉर्मल रूटीन, बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब एक और सवाल आ रहा है जो कि प्रोग्राम से बिल्कुल हट कर है, और बाकी में मैं भी उसका जवाब आपसे चाहूँगी। अगर माइंड फ्रेश करना हो सीरियसली, क्योंकि हम लोग, हमारी फील्ड ऐसी होती है कि हमें अपने लिए समटाइम्स टाइम नहीं मिल पाता है, तो किस तरह से माइंड फ्रेश करें? अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आउटिंग नहीं हो रही है, तो किस तरह से कर सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ बड़ी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने बात की बेसिकली और टॉकिंग अबाउट बर्न आउट, कि हम कभी कभी काम से थक जाते हैं और हम उकता जाते हैं चीज़ों से, तो ये जो बर्न आउट है बेसिकली ये देखा गया है कि इट कम्स फ्रॉम इमोशनल एग्जॉस्शन। आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से ये बर्न आउट आते हैं ड्यूरिंग यू नो एनी टाइप ऑफ वर्क, काम में दिल नहीं चाह रहा होता, तो बेसिकली यू नीड अ गुड स्लीप, अ कंटिन्यूस, यानी 6 to 8 hours कंटिन्यूस स्लीप। इट हैज टू बी लाइक, अगर आपको फजर की नमाज के लिए उठना है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ भाई आप 9 at max 10 बजे आप सो जाए, कि आपको कंटिन्यूस स्लीप लेनी है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई मरीज को बुला फजर की नमाज के लिए ना उठा करें, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि 6 से 8 घंटे की मुकम्मल नींद लेना, ताकि आपका दिमाग सुकून में, दिमाग सुकून में आएगा
तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी भी जो है वो एनर्जी एक्टिव का एक रहेगी। नया लेवल आ जाएगा दूसरा आपके ये अंदर। कि अपने लिए टाइम निकालें, ठीक है, और टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर फ्रेंड्स, ठीक है, और स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गिव टाइम टू योर सेल्फ एज वेल, बिकॉज गो टू जिम एंड डू एक्सरसाइज। अपने लिए टाइम निकालें, अपनी एक्सरसाइज करें ताकि आप जहनी और जिस्मानी मजबूत हो सके और एक्टिव रह सकें। जी नाज़रीन, डॉक्टर फरहान जैदी से हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है गुफ्तगू रही डेंगू के हवाले से, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की जो कि डेंगू में एक पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। मैं चाहूँगी ये प्रोग्राम देख के आप भी ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएंगे, और अगर कोई पेशेंट हमारे चैनल से ये प्रोग्राम देख रहा है या कोई आम इंसान भी ये चैनल देख रहा है, तो मैं चाहूँगी कि ज़रूर यहाँ पर आएँ, तशरीफ़ लेकर आएँ। जैसे कि डॉक्टर फरहान ने कहा कि वो एक गरीब बंदे को भी जो है इतना ईजी पैकेज एक दे देते कि वो ईजिली जो है अपना इलाज करवा सकता है। तो मैं भी तमाम देखने वालों से कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। डॉक्टर फरहान जो कि ना सिर्फ बातों में माहिर है, अपने काम में भी बहुत माहिर है। तो मैं भी यही कहूँगी इन दी एंड यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ और अपने आप को सेहतमंद रखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि आप सेहतमंद रहेंगे तो आपका घर भी सेहतमंद रहेगा। इसी के साथ साथ अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।